नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी है, पापा ने दीदी को इतना पैसा तो दिया, फिर प्रॉपर्टी में हिस्सा क्यों? करुणा आ गई क्या? कहाँ है? रामनाथ जी क्षीण स्वर में बोले। पापा, दीदी की ट्रेन थोड़ी लेट हो गई है, अभी आ जाएंगी, आप चिंता मत कीजिए और आराम करिए। डॉक्टर साहब ने ज़्यादा बोलने को भी मना किया है अभी। बड़े बेटे करुणेश ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। उसे खुद भी चिंता हो रही थी कि दीदी भी ट्रेन लेट हो जाने की वजह से परेशान होंगी, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। खराब मौसम की वजह से फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, वरना तो कब की आ चुकी होती। रामनाथ जी के 3 बच्चे हैं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी है करुणा, फिर बेटा करुणेश और पवनेश। रमेश जी के पहली बहुत छोटी सी परचून की दुकान थी, जिसे अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने काफ़ी बड़ा कर लिया था। 1-2 मंजिला मकान तो उनका पहले से ही था, पाई पाई जोड़कर एक मकान और खरीद लिया था। रामनाथ जी की पत्नी यानी करुणा की मां का देहांत तब हो गया था जब करुणा मात्र 16 साल की इंटर की छात्रा थी। उससे दोनों छोटे भाई 9वीं और 7वीं कक्षा में थे। चंचल बाला करुणा मां के देहांत के बाद कब इतनी धीर गंभीर हो गई, उसे स्वयं भी पता न चला। पढ़ाई में ज़हीन, घर को भी बखूबी संभालने लगी। उसकी सहायता के लिए रामनाथ जी ने घरेलू सहायिकाएं रख दी थी, ताकि उसकी पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए। उनकी पत्नी का सपना था कि तीनों बच्चों को खूब पढ़ाना लिखाना है। रामनाथ जी दुकान 8 बजे तक बंद कर देते, ताकि घर आकर वे भी करुणा का हाथ बटा सकें। दोनों बेटे भी समझदार हो चले थे, उनके लिए दीदी का आदेश पत्थर की लकीर होता। रामनाथ जी तीनों बच्चों के आपसी प्रेम को देखकर बहुत संतुष्ट एवं खुश रहते। रामनाथ जी अपने दोनों बेटों से अक्सर ही कहते, देखो बच्चों, ये जो कुछ भी धन संपत्ति है, सब मैंने अपनी मेहनत के बल पर अर्जित की है, अतः इसके मैं 3 हिस्से करूँगा, एक हिस्सा तुम्हारी दीदी का भी होगा। दोनों बेटे भी हमेशा सहमति में ही सर हिलाते, क्योंकि अब दीदी ही तो उनकी माँ स्वरूपा थी। धीरे धीरे करुणा ने BSc MSc कर PhD भी पूर्ण कर ली और अपने ही कॉलेज में रसायन शास्त्र की प्रोफेसर बन गई। करुणेश ने BCom MBA कर पिता का बिजनेस संभाल लिया था। पिता के अनुभव एवं अपनी मेहनत के बल पर उसने दुकान को डिपार्टमेंटल स्टोर में परिवर्तित कर लिया था, जहां घर गृहस्थी का हर एक सामान उपलब्ध था। पवनेश भी B.Tech कर एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर आसीन हो गया था। रामनाथ जी हर बात में करुणा की राय अवश्य लेते थे। करुणा भी ऐसे सुझाव देती कि वे दंग रह जाते कि अभी इतनी कम उम्र में ही उसे कितना तजुर्बा हो गया है। इन सब के बीच रामनाथ जी के बाल सखाते भुवनेश जी, उन्होंने करुणा का हाथ अपने बेटे ऋषभ के लिए मांग लिया। रामनाथ जी को भला क्या आपत्ति होती। भुवनेश जी एवं उनका परिवार सादगी एवं सद्व्यवहार के लिए प्रसिद्ध था। भुवनेश जी को करुणा जैसी समझदार, विनम्र एवं पढ़ी लिखी बहू ही चाहिए थी। उनका कपड़े का व्यापार था। ऋषभ ने अपनी मेहनत से साड़ी के 2 शोरूम खोल लिए थे। दोनों बेटों की भी शादी हो गई। रामनाथ जी भी रोज स्टोर पर चले जाते। हालांकि करुणेश कहता भी कि आपने बहुत कर लिया, अब आप आराम कीजिए, लेकिन खाली बैठना रामनाथ जी के स्वभाव में नहीं था। अभी भी वे अपनी संपत्ति के 3 हिस्से वाली बात अवश्य ही दोहराते रहते। उनके बेटों को कभी कोई आपत्ति भी नहीं हुई, लेकिन उनकी बहुओं को ये बात खटक जाती। वैसे वह करुणा का बहुत सम्मान करती थी, क्योंकि करुणा अपनी दोनों भाभियों पर जान छिड़कती थी, लेकिन संपत्ति में उसके हिस्से की बात पर उनका मुंह उतर जाता। 2 वर्ष पहले कोरोना काल में ऋषभ को व्यापार में घाटा हो गया। रामनाथ जी ने आर्थिक मानसिक रूप से उनकी बहुत मदद की, जिससे उनका व्यापार फिर से चल निकला था। अब उनकी बहुएं दबे स्वर में कहने लगी, पापा जी ने इतना धन तो उनको दे ही दिया है, अब जमीन मकान क्यों देना। दोनों बेटे अपने पत्नियों को डपट देते थे,
लेकिन वो कहते हैं ना कि पानी की निरंतर धारा पड़ने से पत्थर भी घिसने लगते हैं। वही हाल यहाँ भी हुआ। बेटों के मन में भी ये बात कहीं ना कहीं बैठने लगी। कुछ दिन पहले पवनेश ने किसी बात पर रामनाथ जी के सामने ये बात कह भी दी। रामनाथ जी को भी एहसास हो चला था कि बेटों के मन बदल रहे हैं, लेकिन वे खामोश ही रहे। एक दिन पहले ही अचानक बैठे बैठे रामनाथ जी बेहोश होकर गिर पड़े। बेटे बहू घबरा गए, उन्हें लेकर तुरंत हॉस्पिटल भागे। डॉक्टर ने बताया कि माइनर हार्ट अटैक है, अतः भर्ती करना पड़ेगा। इसलिए रामनाथ जी हॉस्पिटल में भर्ती थे। दोनों भाई घबराए हुए थे। ऐसे मौके पर उन्हें दीदी की ही याद आई। पिता की बीमारी सुन करुणा भी घबरा गई। उनका शहर यहाँ से काफ़ी दूर था। पहले उन्होंने फ्लाइट की टिकट ली, लेकिन खराब मौसम के चलते उड़ान रद्द हो गई, तो उन्हें तत्काल में टिकट लेकर ट्रेन से ही आना पड़ा, क्योंकि इतनी लंबी दूरी की यात्रा अपनी गाड़ी से नहीं करना चाह रहे थे। खैर करुणा पहुंच गई, साथ में ऋषभ भी थे। दोनों भाइयों को बहुत राहत मिली। दीदी के आंचल की छाया में वे खुद को निश्चित एवं सुरक्षित महसूस कर रहे थे। 2 दिन बाद रामनाथ जी डिस्चार्ज होकर घर आ गए। डॉक्टर ने समय से दवा खाना देने के साथ साथ तनाव से दूर रखने की सख्त हिदायत दे दी थी। पिता को अब स्वस्थ देख करुणा और ऋषभ ने जाने की अनुमति मांगी। रामनाथ जी ने उन्हें 1 दिन के लिए और रोक लिया। रात में उन्होंने सभी को अपने कमरे में बुलाया और कहा कि मेरी बात सभी लोग गौर से सुनो। किसी को कोई आपत्ति या नाराज़गी भी होगी तो बेहद सहज तरीके से बताना। झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमने कभी आपकी बातों का बुरा माना है या आपकी बात कभी टाली भी है जो अब टालेंगे? करुणेश ने कहा। पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ पापा जी, बल्कि कुछ देना चाहता हूँ। प्लीज़ आप उसे अन्यथा मत लीजिएगा, ऋषभ बोले। बेटा, पहले मेरी बात आप सब सुन लीजिए, फिर आपकी बात भी अवश्य सुनेंगे, रामनाथ जी बोले। सब ध्यान से सुनने की मुद्रा में बैठ गए। रामनाथ जी ने अपनी तकिए के नीचे से एक बड़ा भूरे रंग का लिफाफा निकाला और बोले, बच्चों, ये मैंने वसीयत बनाई है। इसमें लिखा है कि मेरी ज़मीन जायदाद के 3 बराबर हिस्से होंगे, जो तुम लोग ले लेना, लेकिन मेरे जाने के बाद, अभी नहीं। करुणा ये सुनकर सन्न रह गई। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? भला मेरा हिस्सा क्यों? मुझे आपकी जायदाद पैसों से कोई मतलब नहीं पापा। मुझे तो बस आपका स्नेहल आशीर्वाद और अपने दोनों भाइयों भाभियों का प्यार और साथ चाहिए। तभी ऋषभ ने अपने बैग से एक बंडल निकाला और रामनाथ जी के हाथों में देते हुए बड़ी ही विनम्रता से बोले, पापा जी, आपने हमारे आड़े वक्त में जो हौसला और साथ दिया, बस वही हमें हमेशा चाहिए। ये वो पैसे हैं जो आपने हमें अपना व्यापार संभालने के लिए दिए थे। आपके आशीर्वाद से हमारा व्यापार फिर से खूब फल फूल रहा है, इसलिए इसे लौटाने आया हूँ। रामनाथ जी विजयी मुस्कान से दोनों बेटों और बहुओं को देखने लगे। आंखों ही आंखों में उन्होंने कह डाला, देखा तुम लोगों ने, ये है मेरी बेटी और मेरे दामाद, स्वाभिमानी और लालच से बहुत दूर, बिल्कुल निश्चल और पवित्र मन वाले। क्योंकि रामनाथ जी अपनी बेटी और दामाद को भी बहुत अच्छी तरह जानते थे। बेटे और बहू बेहद लज्जित अवस्था में सर झुकाए खड़े थे। करुणा सबके मनोभावों को समझ गई। आगे बढ़कर चारों को अपने बाहों में समेट लिया। हम सबको सदा इसी प्यार से मिलजुल कर रहना है। मुझे अपना पीहर प्यारा है, भाई भाभीयों की मुस्कान प्यारी है। बस मेरी असली संपत्ति तो तुम लोग हो, बाकी से मुझे क्या लेना देना। दीदी, हमें माफ़ कर दो, इन दोनों ने हमारे मन में विष का बीज बोया था, कहकर दोनों भाई रोते हुए करुणा के गले लग गए। दीदी, हमें भी माफ़ कर दीजिए, दोनों भाभियाँ बोली। अगर ये भरत मिलाप हो गया हो तुम भाई बहनों का, तो मुझे और पापा जी को 1-1 कप कड़क चाय पिला दो। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोले तो सभी हंस पड़े। रामनाथ जी के चेहरे पर अपार संतुष्टि छा गई। चाय पीकर करुणा और ऋषभ जाने लगे तो रामनाथ जी ने कहा, बेटे, अपने बच्चों के ऊपर खर्च किया गया पैसा माँ बाप को वापस लेना शोभा नहीं देता है। दोनों भाई और भाभी भी करुणा से विनती करने लगे कि दीदी, आप ज़मीन में हिस्सा मत लो, लेकिन जो पैसा आपको पापा ने बिजनेस के लिए दिया है
उसे मत लौटाओ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम समझेंगे कि आपने हमें माफ़ नहीं किया। हाँ बच्चों, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर तुम लोग रख लो, रामनाथ जी ने कहा। करुणा ऋषभ की तरफ देखने लगी। ऋषभ ने नज़रों ही नज़रों में अपनी सहमति दे दी। बेटा, मुझे मेरे बच्चों पर बहुत नाज है। जहाँ लोग प्रॉपर्टी के लिए रिश्तों को भूलते जा रहे हैं, वहीं मेरे बच्चे प्रॉपर्टी से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत दे रहे हैं। यह कहते हुए रामनाथ जी ने अपने तीनों बच्चों को गले से लगा लिया। दोस्तों, पैसा प्रॉपर्टी अक्सर रिश्तों में दूरियां पैदा कर देता है और रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। इसलिए कभी भी रिश्तों के बीच में प्रॉपर्टी और पैसों को नहीं आने देना चाहिए। करुणा ने बहुत अच्छा किया जो प्रॉपर्टी और रिश्तों में से रिश्तों को चुना, क्योंकि रिश्ते अनमोल होते हैं और उनकी जगह कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। क्या आपको करुणा और ऋषभ का फैसला सही लगा? आपके समझ से मायके में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।